नमस्कार साथियों, जैसा कि आपकी परीक्षा में बहुत दिन शेष नहीं बचे हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रत्येक विषय के मॉडल पेपर अधिक से अधिक हल करें। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 विषय हिंदी मॉडल पेपर। जी हाँ, हिंदी का जो मॉडल पेपर है ये बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में आने की बहुत बड़ी संभावना रहेगी। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जब बनेगा, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। यानी एक ये पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ में आपको पढ़कर के 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको हल करना होगा और इसी से देख करके उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, समास किसके मेल से बनता है। समास आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये किसके मेल से बनता है ऐसा प्रश्न कह रहा है। और ये जो पैराग्राफ है ये कह रहा है, समास 2 या 2 से अधिक पदों के, किसके, पदों के मेल से बनता है। ठीक है ना, हमारा जवाब हो जाएगा पदों के मेल से। हाँ, यह भी समझ लीजिए, वर्णों के मेल से होती है संधि और पदों के मेल से होता है समास। ठीक ना। अगला प्रश्न, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, यानी समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। और पैराग्राफ क्या कह रहा है, पैराग्राफ कह रहा है, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है ना, तो हम जवाब दे देते हैं, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। ये पैराग्राफ ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं, इस समास का जो प्रकरण है उससे आने वाले प्रश्नों को भी हल करने में मदद करेगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तत्पुरुष समास का उपभेद, क्या उपभेद है, क्या है, देख लेते हैं। देखिए लिखा है, तत्पुरुष समास जिसके कर्मधारय एक और दिगु उपभेद हैं, यानी कर्मधारय और दिगु उपभेद हैं किसके, तो बोले तत्पुरुष के। चलिए देख लेते हैं, तत्पुरुष समास का उपभेद है कौन, कर्मधारय और दिगु, ये और ये दोनों, ये नहीं है ना, ये और ये दोनों। तो विकल्प कौन है, कर्मधारय और दिगु दोनों। समझ गए साथियों, इसका जवाब चौथा हो गया। अगला प्रश्न है, अव्ययीभाव समास के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हम इसलिए लाते हैं आप लोगों के बीच में ताकि एक प्रश्न को पढ़ करके बहुत ढेर सारी चीज आप समझ सकें। ठीक ना। तो अव्ययीभाव समास के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, यानी 4 में से 3 सही हैं और 1 गलत है। समझिए, अव्यय भाव जो समास है उसका पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। 2 पद होते हैं, ये प्लस के पहले वाला पूर्व और ये उत्तर। ठीक है ना, या पर। तो जो पूर्व होता है ये पहले वाला और ये बाद वाला। इसमें कह रहा है पहला पद अव्यय होता है, यानी पहला पद अव्यय होता है, बात सही है। दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी यहां वाला संज्ञा होता है, बात यह भी सही है। पहला पद प्रधान होता है, बात यह भी सही है, पहला पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होते, नहीं नहीं नहीं, यह बात गलत है भाई। ये और ये दोनों पद प्रधान नहीं होते अव्यय भाव में। अव्यय भाव में पहला अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है। अव्यय भाव का पहला पद प्रधान होता है। ठीक है ना, तो हमारा उत्तर जाएगा चौथा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अभी हमने बताया, एक है पूर्व पद
और दूसरा है उत्तर पद। कह रहा है तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होता है? जानते हो, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन होता है? बाद वाला प्रधान होता है। ठीक है ना, तत्पुरुष में बाद वाला उत्तर और अव्यय भाव में पहले वाला पूर्व पद। ठीक है ना, इसका उत्तर दूसरा हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? यानी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, विज्ञापन होता है, उसको प्रभावशाली, आकर्षक बनाने के लिए क्या जरूरी है? ऐसा कह रहा है प्रश्न। लंबी चौड़ी जानकारी, लंबी चौड़ी जानकारी कहीं विज्ञापन में कोई पढ़ता है? नहीं, गलत। आकर्षक शीर्षक और नारा, हाँ, आकर्षक शीर्षक और नारा ही होता है। आप लोग इस समय YouTube ज्यादा यूज करते हो, उसमें देखे होंगे एक बीच में प्रचार आता है, सीखो ऐप डाउनलोड करो, रातों रात आप लखपति करोड़पति बनो। अगर वो ऐसा नहीं कहेगा तो आपको आकर्षित करेगा। इसलिए आकर्षक, आपको आकर्षित करने वाला शीर्षक और नारा, बेहतरीन उसका जो है नारा होना चाहिए कि आप ऐसा करिए ऐसा होगा। ठीक ना, उत्तर हमारा इसलिए दूसरा सही हो गया। ठीक, समझ में आ रहा हो? कमेंट जरूर करिए। अट नहीं रही है, एक है कविता, आप में अट नहीं रही है, कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही? मतलब अट नहीं रही है तो बात सही है, लेकिन तो क्या नहीं अट रही, ऐसा कह रहा है प्रश्न। इसमें जानते हो भैया, फागुन का सौंदर्य, फागुन का सौंदर्य, यही विकल्प सही होगा, यही नहीं अट रहा है। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है। किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश, किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है? कि युवक की मुस्कान देखकर, अरे यार किसी युवक को कौन देख के निराश व्यक्ति खुश हो जाएगा? युवती की मुस्कान देखकर, ऐसा कहीं उसमें जिक्र नहीं है। मां की मुस्कान देखकर, इसका भी जिक्र नहीं, ये जिक्र किया गया बच्चे की मुस्कान देखकर। बच्चे की मुस्कान को देखकर हताश और निराश व्यक्ति में भी आशा का संचार हो जाता है। किसी के घर में, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा हो और आप कितने भी दुखी हो, कितने भी हताश हो, निराश हो, यदि आपको देखकर बच्चा किलकारी मार के हंस दे तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपकी सारी थकान, सारी हताशा, सारी निराशा दूर हो जाती है। इसलिए जब आप हमारा बच्चे की मुस्कान देखकर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, उत्साह कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? जल का जो बरसना है वो शांति और सुख की स्थापना, क्या? शांति और सुख की स्थापना, इसी का प्रतीक है। समझ गए? ठीक है। अगला प्रश्न, विज्ञापन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला, जगह छोड़ी गई माध्यम है, यानी इनमें से एक चीज कोई भरनी है तो विज्ञापन जो होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो माध्यम है वो इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है, याद रखना। विज्ञापन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला माध्यम इंटरनेट है। ओके, चलिए आगे देखिए। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? जब उद्धव गोपियों के पास आते हैं तो गोपियां उनसे कुछ कहती हैं और अपने को कहती हैं कि भैया हम तो अबला हैं, हम तो भोरी हैं, है ना। इसलिए विकल्प हमारा तीसरा सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहां चले गए थे? बहुत गजब का प्रश्न है, परीक्षा में गड़बड़ लोग कर देते हैं। तो भैया गोपियों को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे। कहां चले गए थे? मथुरा चले गए थे, ऐसा जिक्र है। सहस्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आप पढ़े होंगे, उसी में इसका जिक्र हुआ है। तो ये जो सहस्रबाहु था ये परशुराम का शत्रु था और परशुराम ने क्या किया था? इनकी भुजाओं को काट दिया था। किसकी? सहस्रबाहु की। किसने? परशुराम ने। ओके, अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण, कौन कौन? राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में किस मुनि के साथ गए थे? ध्यान से पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता के स्वयंवर में किस मुनि के साथ गए थे? जानते हो? ये गए थे अपने गुरु के साथ। और गुरु जानते हो कौन थे?
ये थे मुनि विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। उन्हीं के साथ गए थे, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो गया। ओके, अगला, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव जब आए कृष्ण का संदेश लेकर, किसके पास? गोपियों के पास। तो वो जो संदेश था उसका नाम पूछा जा रहा है, किस प्रकार का संदेश था, है ना? ये भैया योग संदेश था। कौन सा संदेश था? योग संदेश था। प्रेम नहीं, अनुराग नहीं, योग संदेश था। ठीक ना? ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से की गई? उद्धव का जो व्यवहार है, गोपियां कहती हैं तुम्हारा व्यवहार कैसा है, वो पूछ रहा है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है ना? तो यहां पर जो है पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केले के पत्ते से। ये भैया कमल के पत्ते से की गई। कैसे की गई है? कमल के पत्ते से। पुरैन पात, है ना? पुरैन के पास से। पुरैन कहते हैं किसको? कमल के पत्ते को। पुरैन का पात कमल का पत्ता होता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो विज्ञापन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस का मैटर है। आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हो और यही गलत करके आते हो, इसलिए नंबर बेहतर तरीके से आपको नहीं मिलते हैं। पढ़ लीजिए, गलत नहीं करना है आपको। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समझाना, याद दिलाना, जानकारी देना। देखिए, विज्ञापन का काम है समझाना भी। वो अपनी बात जब तक नहीं समझाएगा, आप कैसे समझोगे इस चीज को खरीदना है कि नहीं खरीदना है? याद दिलाना, याद भी दिलाता है कि ये चीज आपके लिए उपयोगी है, इससे ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना? और जानकारी देना, वो जानकारी भी देता है कि ये चीज ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे करो, इसका लाभ ये होगा, इसलिए ये सब सही हो जाएंगे। ठीक ना? चलिए भाई, प्रश्न अच्छे हों जरूर कमेंट करिए। निम्न में से निबंध का कौन सा अंग नहीं है? जानते हो, जो निबंध आप लोग लिखते हो ऐसे लिखते हो ना, निबंध का अंग पूछ रहा कौन सा नहीं? प्रस्तावना तो पहला अंग है भैया, पहले प्रस्तावना लिखी जाती है। मुख्य भाग, मुख्य भागों को विस्तार भाग की कहते हैं। मुख्य भाग है ना, जिसमें आप डिटेल लिखते हो, पूरा वर्णन करते हो, वो है आपका मुख्य भाग। और ये प्रस्तावना। हाँ, जब ये और ये लिख जाता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? निष्कर्ष लिखते हैं। पूरा निबंध जो है उसका निष्कर्ष, निचोड़ लिखते हैं। किसमें? निष्कर्ष में। इसलिए ये और ये तीनों अंग हैं। ये भी पूछ सकता है कि निबंध के कितने अंग होते हैं, तो आप जवाब दे देना 3 अंग होते हैं। कौन कौन? प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना? लेकिन व्याख्या आपका उत्तर होगा, व्याख्या नहीं होता है निबंध का अंग। ठीक ना? चलिए आगे। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद होगा। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में पहली बात तो संधि है गुण। कौन संधि है? गुण, है ना? ज्ञान प्लस ओदय, नहीं, ये नहीं होगा। इसमें जानते हो क्या होता है? यदि आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ऐसा होता है ना, तो इसका आदेश हो जाता है ओ। तो इसमें लिखा है ज्ञान, यहाँ पे क्या हो गया? अज्ञान आ छिपा है और यहाँ ऊ हो गया, यानी आ यहाँ हो गया, ऊ यहाँ हो गया, आदेश हो गया ओ, है ना? तो ओ जब ये मिलके हो जाएगा तो ज्ञानोदय बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसलिए विकल्प हमारा ये वाला सही हो गया। ठीक है ना? ज्ञान प्लस उदय बराबर ज्ञानोदय होता है। चलिए आगे देखिए। जो छात्र परिश्रम करेगा वह परीक्षा में सफल होगा। मैंने एक वीडियो डाला है, वाक्य के प्रकार या वाक्य के बारे में जो जानकारी है वो वीडियो में है, इसी चैनल पे है। उसमें हमने पढ़ाया है, जो छात्र परिश्रम करेगा वह परीक्षा में सफल हो जाएगा। बहुत छोटी चीज थी, वो थी कॉमा। इससे हम पहचान सकते हैं। जानते हो कहाँ लगता है? ये मिश्र वाक्य में यूज होता है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। चलिए आगे देखिए। सुरेश द्वारा फूल तोड़ा जाता है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऐसा कह रहा है, सुरेश द्वारा फूल तोड़ा जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है जानते हो? एक कर्म वाच्य है भैया। ठीक है, चलिए यह भी वीडियो हमने डाला है, आप देख सकते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ लगी हुई थी? इंडिया गेट के पास लगी थी। कहाँ? इंडिया गेट है कहाँ जानते हो? दिल्ली में, है ना? तो इंडिया गेट के पास में
लगी थी, ये आप इसका भी वीडियो मैंने डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था, है ना, किसको चिढ़ाया था? तो इसमें जो है मोहसिन तिवारी को चिढ़ाया था बच्चों ने। आपने पाठ पढ़ा होगा माता का आंचल, है ना, उसमें दिया हुआ है। तो बुढ़वा बेईमान मांगे करेला, मोहसिन तिवारी को चिढ़ाया था। किसको चिढ़ाया था बच्चों ने? मोहसिन तिवारी को, ये वाला वाक्य कह करके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? बिस्मिल्लाह खान बहुत चर्चित, बहुत फेमस नाम है इनका, शहनाई वादक हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ किसके जीवन पर केंद्रित है? एक पाठ है नौबत खाने में इबादत, है ना, ये जो पाठ है किसके जीवन पर, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये भैया बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर है। किसके? बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर है, पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है। ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफर कर रहा था? फर्स्ट नहीं, सेकंड में कर रहा था। किसमें? सेकंड क्लास में, सेकंड एसी में, है ना, सेकंड एसी में, दूसरा सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? बाल भगत, इनकी टोपी जानते हो आप, पढ़े होंगे, कबीर पंथियों जैसी थी। कैसी थी? कबीर पंथियों जैसी टोपी थी। कबीर पंथी लोग ऐसे नहीं कोल लगाते हैं, वो वही कबीर पंथियों जैसी। ठीक है, चलिए आगे। नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे? नेताजी का एक चश्मा पाठ है, उसमें से पूछा गया है प्रश्न। नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे? तो नेताजी मूर्ति में लग रहे थे मासूम और कस्मिन। ठीक है ना, कस्मिन माने होता है कम उम्र का जो होता है, उसको कस्मिन कहते हैं। मासूम तो आप जानते ही हैं, मासूम और कस्मिन, यही विकल्प सही था। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? यानी जो मूर्ति बनाई थी नेताजी की, वो ड्राइंग मास्टर जो था वहीं का एक हाई स्कूल का शिक्षक था, तो उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम था भैया मोतीलाल। क्या नाम था? मोतीलाल था। ये पढ़ाया है वीडियो में मैंने, पीछे आप देखेंगे वीडियो में पढ़ा हुआ है, पढ़ सकते हैं। संगीतकार का क्या अर्थ होता है? संगीतकार जानते हो, जितने लोग संगीत गाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में रहते हैं, तो उनके साथ बहुत लोग, कोई तबला, कोई हारमोनियम, कोई कुछ बजाता है, जो यंत्र बजाते हैं। कहता है संगीतकार का क्या अर्थ है? मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक जो होते हैं। यानी एक व्यक्ति गाता है, कुछ कभी कभी छोड़ देता है गा के, दूसरे लोग उसके साथ में फिर पीछे से गा देते हैं, वही साथ देने वाले संगीतकार होते हैं, मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। कन्यादान कविता के कवि कौन है? एक आपके सिलेबस में है कन्यादान, है ना, पाठ, उसके जो लेखक हैं, उसके कवि हैं, रचयिता हैं, वो है ऋतुराज। कौन है? ऋतुराज। तो इस प्रकार से ये दूसरा विकल्प सही हो गया। ये जो वीडियो था ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपने इसको पढ़ा। इसमें प्रश्नों का कलेक्शन, संकलन आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, और अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मैं फिर मिलता हूँ। नमस्कार।